भारतीय राज्य व्यवस्था, टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पार्ट 48 और पॉलिटी राज्य व्यवस्था का पार्ट 8। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के द्वारा होता है। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं। वित्त आयोग के कार्य: नंबर 1, राज्यों तथा संघ के बीच करों के वितरण पर ध्यान आकृष्ट करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता पर सुझाव देना। सुदृढ़ वित्त के लिए किसी विषय पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना। वित्त आयोग संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करता है और अपनी संचालन निष्पादन प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। भारत में अब तक गठित वित्त आयोग एवं उसके अध्यक्ष। वित्त आयोग नियुक्ति अध्यक्ष अवधि: पहला वित्त आयोग 1951 में नियुक्त किया गया था, KC नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग K संथानम थे। तीसरा वित्त आयोग NK चंदा थे। चौथा वित्त आयोग डॉक्टर PV राजमन्नार था। पांचवा वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। छठा वित्त आयोग का अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद रेड्डी था। सातवां वित्त आयोग का अध्यक्ष JP सेलेट था। आठवां वित्त आयोग का अध्यक्ष यशवंत राव चौहान था। नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष NKP साल्वे था। नौवां वित्त आयोग का अध्यक्ष NKP साल्वे। 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत। 11वां वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर AM खुसरो। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर CN रंगराजन। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय L केलकर। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर YB रेड्डी और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया: संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया 3 प्रकार से की जाती है। सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया: संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद के साधारण बहुमत यानी दोनों सदनों में 50% से अधिक मत द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर कानून का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया के तहत आने वाले विषय में प्रमुख है: नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, आकार और क्षेत्रफल में परिवर्तन, संसद द्वारा संसद सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ाया जाना, नागरिकता संबंधित विधेयक, अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय संरक्षण संबंधित, केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, चुनाव सुधार व्यवस्था, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के भत्ते आदि। नंबर 2, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन संसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण संशोधन किया जा सकता है। ऐसा संशोधन कानून बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशेष और अति महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर अन्य तमाम विषयों पर इस प्रक्रिया के तहत संशोधन होते हैं। नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ऐसे संशोधन विधेयक को पहले संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवा लिया जाता है, फिर उसे राज्य के विधानमंडलों में भेजा जाता है। कुछ राज्यों के कम से कम आधे विधानमंडलों की स्वीकृति उस संशोधन विधेयक को मिल जाने पर उसे अंतिम रूप से राष्ट्रपति पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर वह संशोधन विधेयक कानून के रूप ले लेता है। इस विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाने वाला संशोधन के प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबद्ध अनुच्छेद 54-55, संघीय कार्यपालिका की शक्ति से संबद्ध अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबद्ध अनुच्छेद, संघ तथा विभिन्न राज्यों के बीच अधिकार विभाजन से संबद्ध अनुच्छेद, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई सूची, केंद्र शासित क्षेत्रों के विषय वो उन क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के गठन से संबद्ध विषय, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति से संबद्ध अनुच्छेद, विस्तार संबंधित। संघीय न्यायपालिका से संबद्ध अनुच्छेद,
संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध से संबंधित विषय, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व संबंधित अनुच्छेद, संशोधन संबंधित विशेष तथ्य। राज्य विधानमंडलों को संशोधन विधेयक प्रारंभ करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह हमारे संविधान में संशोधन हेतु जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं की गई है। संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के समस्त उपबंधों सहित अनुच्छेद 368 को भी संशोधित किया जा सकता है। संविधान के समस्त अनुच्छेदों सहित यानी अनुच्छेद 368 को भी संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के कुछ अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 376। फिर से 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 376 को संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों यानी स्वतंत्रता, समानता, भाषण, अभिव्यक्तिता था। संपत्ति, जमींदारी, जागीरदारी के अंत के बावजूद मुआवजे को वैध करार देना, संबंधित अधिकारों की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना, मौलिक अधिकारों को सामाजिक हित में सीमित किया गया और कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्ण विलोकन शक्ति से परे रखा गया। दूसरा संशोधन 1952। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81 को संशोधित कर 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में पूर्व के प्रतिनिधित्व व्यवस्था में सुधार किया गया। पूर्व में लोकसभा के एक सदस्य का चुनाव हेतु 7.50 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई थी तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित कर नवीन व्यवस्था की गई है। तीसरा संशोधन 1954। इसके द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्ती सूची में परिवर्तन कर राज्यों की कुछ शक्तियों को संवर्ती सूची में शामिल कर संघ सरकार की विधायी शक्तियों के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। 7वीं अनुसूची को संवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर रखे जाने वाले कुछ प्रमुख विषय कच्चा कपास, खाद्यान्न, चारा, जूट, पशुपालन एवं संवर्धन आदि। चौथा संशोधन 1955। इसके तहत व्यक्तिगत संपत्ति को जनहित में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा हस्तगत किए जाने की व्यवस्था की गई, जिसके संबंध में न्यायालय को क्षतिपूर्ति आदि किसी विषय पर परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा। पांचवा संशोधन 1955 अनुच्छेद 3 को फिर से संशोधित किया गया और राष्ट्रपति को राज्यों की सीमा में परिवर्तित करने संबंधित विधि सम्मत अधिकार प्रदान किया गया। छठा संशोधन 1956। इसके तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस हेतु 7वीं अनुसूची के संघ सूची में संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया। सातवां संशोधन 1956। इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पूर्व के 3 श्रेणी में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। वो इसके ही अनुरूप केंद्र व राज्य की विधायपालिका में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 8वां संशोधन 1959। अनुच्छेद 334 का संशोधन कर 1960 ईस्वी की व्यवस्था में परिवर्तन कर केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए यानी 1970 तक बढ़ा दिया गया। 9वां संशोधन 1960। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन कर भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 ईस्वी में हुई संधि की शर्तों के तहत खुलना, बेरुबानी आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान सरकार के सुपुर्द कर दिया गया।
10वां संशोधन 1961 अनुच्छेद 240 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस प्रकार उन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। 11वां संशोधन 1961 अनुच्छेद 66 और 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यता को चुनौती नहीं दिए जा सकने का प्रावधान किया गया। 12वां संशोधन 1962 प्रथम अनुसूची को संशोधित कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बनाया गया, उन्हें केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 13वां संशोधन 1962 अनुच्छेद 371 के को जोड़कर नागालैंड को विशेष प्रावधान के साथ नया राज्य बनाया गया। 14वां संशोधन 1963 पुदुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, पुदुचेरी, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका तथा मंत्री परिषद स्थापना की गई। 15वां संशोधन 1963 इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की उच्च न्यायालय में नियुक्ति किया गया। नया प्रावधान बना तथा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया गया। 16वां संशोधन 1963 तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण संबंधित परिवर्तन के तहत जोड़ा गया। मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा तथा राष्ट्रीय हित में मूल अधिकारों को संकुचित किया गया। 17वां संशोधन 1964 भूमि सुधार कानून को संवैधानिक बनाया गया और संपत्ति के अधिकारों में भी संशोधन कर उनकी वैधता की परीक्षा से सर्वोच्च न्यायालय को भी वंचित किया गया। 18वां संशोधन 1966 पंजाब राज्य के पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में बांटा गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को मिले और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। 19वां संशोधन 1966 अनुच्छेद 324 में संशोधन कर चुनाव आयोग के अधिकारों को संकुचित किया गया। चुनाव याचिकाओं को सुनने का अधिकार चुनाव आयोग से लेकर उच्च न्यायालयों को दे दिया गया। 20वां संशोधन 1966 अनुच्छेद 233 को संविधान में स्थापित कर चंद्रमोहन बनाम राज्य मुकदमे के तहत उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों को कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण, पदोन्नति आदि मामलों को वैधता प्रदान की गई, जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। 21वां संशोधन 1967 इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। 22वां संशोधन 1969 असम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर एक स्वतः राज्य मेघालय का गठन करने का संसद को अधिकार मिला। 23वां संशोधन 1969 विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 इस अधिनियम के द्वारा संसद को भाग 3 के तहत मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध में संशोधन का अधिकार मिला, जिस पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य किए गए। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यानी 27 फरवरी 1967 के मुकदमे में यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन लाने का अधिकार नहीं है। 25वां संशोधन 1971 सरकार द्वारा किसी संपत्ति का लोकहित में अधिग्रहण करने पर उसके मुआवजे की जांच हेतु न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी गई। 26वां संशोधन 1971 भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि सहित उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।
27वां संविधान संशोधन 1972 इस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 28वां संशोधन 1972 अनुच्छेद 312 के को जोड़ा गया। अनुच्छेद 314 का लोप कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता काल के ICS अधिकारियों की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया और उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 29वां संशोधन 1972 केरल भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची के स्थान दिया गया ताकि इसके संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 30वां संशोधन 1972 अनुच्छेद 133 को संशोधित कर सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी विवादों की अपील के लिए 20,000 रुपये से अधिक मूल्य की सीमा समाप्त कर दी गई। 31वां संशोधन 1973 लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 किया गया। 32वां संशोधन 1974 इसके द्वारा अध्यक्ष को संवैधानिक निर्देश दिया गया कि संसद एवं विधान पालिका के सदस्यों द्वारा दबाव या जबरदस्ती में दिए गए इस्तीफा को अवैध घोषित करें और सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित इस्तीफे को स्वीकार करें। 34वां संशोधन अधिनियम 1974 विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया तथा उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक व्यवस्था के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारतीय संघ के अन्य राज्यों की श्रेणी में स्थान दिया गया। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 37वां संशोधन 1975 इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 को से 240 तक संशोधन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। 38वां संशोधन 1975 यह अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके तहत कई अनुच्छेदों को संशोधित कर आपात स्थिति की घोषणा की गई और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी करने की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर कर दिया गया। 39वां संशोधन 1975 अनुच्छेद 329 को अंतः स्थापित कर अनुच्छेद 71 को भी संशोधित कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण की परिधि से परे कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष बरकरार रखा गया। 42वां संशोधन 1976 व्यापक परिवर्तनों वाले इस अति महत्वपूर्ण संशोधन में मुख्यतः शामिल थे। नंबर 1 संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के को भाग 4 के को के तहत जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों तत्वों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता निश्चित की गई। भारतीय संविधान को न्यायिक परीक्षा से बाहर कर दिया गया। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने के अधिकार सौंपे गए। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्य जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा, बाट तथा नाप तौल आदि राज्यों सूची के विषयों को संवर्धित सूची के अंतर्गत कर दिया गया। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक वर्तमान व्यवस्था के अधीन स्थिर रखना सुनिश्चित किया गया।
यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा उसके मुखिया प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के प्रश्न का परीक्षण मात्र सर्वोच्च न्यायालय करेगा और किसी भी राज्य के कानून की वैधता के प्रश्न का परीक्षण सिर्फ उच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा कर सकेंगे। राज्य के किसी भी भाग में स्थिति व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सेना भेज सकेगा तथा उस सेना पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। जूरी पद्धति को महत्व दिया गया। बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबंध लगा। 44वां संशोधन 1978 यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन कई आपत्तिजनक बातों को उलटकर कई मामलों में संविधान की पूर्व व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को पुनः बहाल किया गया। अब फिर से उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने का अधिकार वापस मिल गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया। आपात स्थिति संबंधित अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन किया गया ताकि उनका दुरुपयोग कर राज्यों को परेशान न किया जा सके। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा दिया गया और इसे कानूनी यानी विधिक अधिकारों की श्रेणी में स्थान दिया गया। 45वां संशोधन 1980 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अंगल भारतीय हेतु व्यवस्थापिका में सीटों के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष हेतु बढ़ाया गया। 50वां संशोधन 1984 अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया। सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में संलग्न सुरक्षा बलों को कुछ अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए, जैसे देश की संपत्ति की रक्षा करना, गुप्तचर का कार्य करना, कानून तथा व्यवस्था से जुड़े दायित्व निभाना आदि। साथ ही उनके उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कड़े कानून बनाने के अधिकार भी मिले हैं और उनके मूल अधिकारों को संकुचित कर उनके कर्तव्यों को बढ़ाया गया। 52वां संशोधन 1985 राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगा। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 53वां संशोधन 1986 मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़ा गया। 54वां संशोधन 1986 संसद को न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने का अधिकार सौंपा गया। 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 56वां संशोधन 1987 गोवा राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बने रहने दिया। 57वां संशोधन 1987 अनुच्छेद 30 अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड के विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक करने के लिए सुनिश्चित किया गया। 57वां संशोधन 1987 अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए सुनिश्चित किया गया। 58वां संशोधन 1987 राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण का प्रकाशन करने के लिए अधिकृत किया गया। 59वां संशोधन 1988 पंजाब के राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 60वां संशोधन 1988 व्यवसाय कर की
सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गई। 61वां संशोधन 1989। 61वां संशोधन 1989 मतदान हेतु आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 64वां संशोधन 1990। 64वां संशोधन 1990। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 1 के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 ईस्वी की संशोधित की गई घोषणा की अवधि को 3.5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 65वां संशोधन 1990। अनुच्छेद 338 को संशोधित कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69वां संशोधन 1991। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हेतु विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। 70वां संशोधन 1992। 70वां संशोधन 1992। दिल्ली और पांडिचेरी यानी पुदुचेरी राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला। 71वां संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992। कोंकणी मणिपुरी नेपाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। 73वां संशोधन 1992-93। 73वां संशोधन 1992-93 संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें 243 के कौशल्य का 243 तक अनुच्छेद है। यह संविधान संशोधन 25/4/1993 से प्रवृत्त हुआ। 74वां संशोधन 1993। 74वां संशोधन 1993 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक अनुच्छेद हैं। यह संविधान संशोधन 1/6/1993 ईस्वी को हुआ। 76वां संशोधन 1994 तमिलनाडु के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में पारित 69% आरक्षण अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल की गई। 78वां संशोधन 1955। 78वां संशोधन 1995। 78वां संशोधन 1995 विभिन्न राज्यों के 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इस सूची में कुल अधिनियमों की संख्या 284 की गई। 79वां संशोधन यानी 79वां संशोधन 1999 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यवस्थापिका में आरक्षण अवधि को 10 वर्षों के लिए यानी 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% यानी 29% हिस्सा दिए जाने की व्यवस्था हुई। 80वां संशोधन 1999। 80वां संशोधन 1999 राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त धनराशि का 25% हिस्सा देना सुनिश्चित किया गया। 82वां संशोधन 2000। 82वां संशोधन 2000 राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान की गई। 83वां संशोधन 2000। 83वां संशोधन 2000 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का प्रावधान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को छूट दी गई। 84वां संशोधन 2001 इस संशोधन अधिनियम के तहत अधिनियम में तय किया गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तित नहीं किया जाएगा। 85वां संशोधन 2001। 85वां संशोधन 2001 इसके द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 86वां संशोधन 2002। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद 21 को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 को में भी संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया। 87वां संशोधन 2003। 87वां संशोधन 2003
इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना की जगह 2001 की जनगणना की गई। 88वां संशोधन 2003 7वीं अनुसूची में संशोधन कर सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। 89वां यानी 89वां संशोधन 2003 अनुच्छेद 338 को संशोधित कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। 90वां संशोधन 1903 अनुच्छेद 332 में संशोधित कर असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बरकरार रखा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजातीय व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया। 91वां संशोधन 2003 इस संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक पार्टी के दल बदल पर रोक लगाना। इसमें यह व्यवस्था की गई कि अब केवल संपूर्ण दल का विलय को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। इस हेतु केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या क्रमशः लोक सभा तथा विधानसभा के सदस्य का 15% होगा, जहां पर सदन की सदस्य संख्या का 40-40 है, वहां पर संख्या अधिकतम 12 तय की गई। 92वां संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को स्थान दिया गया। बोरोडोरी, मैथिली, संथाली। बोरोडोरी, मैथिली, संथाली 92वां संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 93वां संशोधन 2006 इसके द्वारा अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण नवीन व्यवस्था को लागू किया गया। 94वां संशोधन 2006 इसके द्वारा झारखंड व छत्तीसगढ़ में एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाना तय किया गया, जो व्यवस्था उड़ीसा व मध्य प्रदेश में पहले से लागू है। साथ ही बिहार को इस सुविधा से मुक्त कर दिया गया। 95वां संशोधन 2009 इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंगल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 60 वर्ष की जगह 70 वर्ष करते हुए 26 जनवरी 2010 ईस्वी से आगामी 10 वर्ष के लिए यानी 2020 तक और बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन 2011 इस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जिससे उड़िया की जगह उड़ीसा शब्द का स्थान लिया गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इस संबंध में संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। नंबर 1, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 के 1 के गौत के तहत राज्य की नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश हुआ। अनुच्छेद 43 के ख के तहत सहकारी समितियां नाम से एक नया यानी 4 के ख संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 योजों से 243 योनों तक। 98वां संशोधन 2012 अनुच्छेद 371 के जे की नई प्रविष्टि। इस संशोधन के द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार कर कर्नाटक हैदराबाद के क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण संबंधित। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तुओं व सेवाओं पर समान करारोपण के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। 101वां संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 102वां संशोधन अधिनियम 2018 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 338B को भी शामिल किया गया, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। समान श्रेणी जनरल कैटेगरी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। समान श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जनवरी 2019 में किया गया। इसे संवैधानिक रूप देने के लिए 103 में संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में संशोधन किया गया। नोट: आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई भी प्रावधान संविधान में इसके पूर्व नहीं है। इस आरक्षण व्यवस्था के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण व्यवस्था का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल 2019 की पहली बैठक में लिया गया। इसके अनुरूप ही 124 संविधान संशोधन 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 8 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। उसी दिन पारित कर 9 जनवरी को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 जनवरी को प्राप्त हो गया। सरकारी गजट में इसे 103 में संविधान संशोधन के रूप में 14 जनवरी 2019 ईस्वी को सूचीबद्ध किया गया। इस अधिनियम के तहत पूर्व में दिए गए 49.5% आरक्षण से अलग है एवं इसका लाभ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य समुदायों को प्राप्त होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आरक्षण व्यवस्था की सूची एक नजर में। सामाजिक वर्ग अंश यानी कोटा कुल अंश, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति यानी एससी 15%, अनुसूचित जनजाति एसटी 7.5% यानी स्वर्ण, जनरल कैटेगरी आर्थिक आधार पर 10% यानी 15.9% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि में बढ़ोतरी। लोकसभा एवं देश के सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष और जारी रखने के लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। इससे पूर्व 95 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक ही प्रभावी था, जो समाप्त होने वाला था। इस संशोधन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 दिसंबर 2019 ईस्वी को संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया। इसके लिए 126वें संविधान संशोधन विधेयक को दिसंबर 2019 में दोनों सदनों में पारित किया गया। लोकसभा ने 10 दिसंबर एवं राज्यसभा ने 12 दिसंबर को इसे पारित किया गया। दोनों सदनों में एक भी मत में इस संशोधन के विरोध नहीं पड़ा। संविधान संशोधन होने के कारण इसे प्रभावी होने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक था, जो जनवरी 2020 में पूरी हो गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में रूपांतरित हो गया एवं यह आरक्षण 25 जनवरी 2030 ईस्वी तक प्रभावी हो गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों के मनोनयन के लिए भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 में वर्णित था। इस आरक्षण की अवधि में वृद्धि के लिए प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं किया गया। मामला अभी विचाराधीन है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए एवं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 में किया गया है। मूलतः यह प्रावधान 10 वर्षों के लिए था, किंतु संविधान संशोधन के जरिए इसे प्रति 10 वर्ष के बाद 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। 8वें संशोधन 1960 में हुआ था, 23वें संशोधन 1969 में हुआ, 45वें संशोधन 1980, 62वें संशोधन 1989,
69वें संशोधन 1999, 95 संशोधन 2009 और 104वां संशोधन अधिनियम 2020 में ये सब में आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ये 2020 में ये 7वां बार ऐसा हुआ है जो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नागरिकता अधिनियम संशोधन CAA तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए लाए गए नए नागरिकता संशोधन कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA 1 दिसंबर 2019 में अधिनियम किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB को सरकार ने दिसंबर 2019 में पारित कराने में सफलता हासिल कर ली। लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर को पारित इस संशोधन बिल 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई, जिससे कानून यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूप इसने ले लिया। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन इस कानून के जरिए किया गया है। इस नए कानून CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे में नहीं लाया गया है। CAA के तहत किए गए संशोधित प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के साथ साथ बंगाल, पूर्वी सीमा विनियम 1873 के तहत अनुसूचित इनर लाइन परमिट ILP वाले इलाकों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम में लागू नहीं होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विरोध इस बात को लेकर है कि इससे पूर्वोत्तर के मूल निवासियों की पहचान को खतरा पैदा होगा एवं उनकी रोजी रोटी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। असम में इसे भारत सरकार एवं असम नेताओं के बीच 1985 में हुए असम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। इस संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि सरकार ने केवल एक धर्म विशेष को इस अधिनियम से बाहर रखा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। NRC एवं NPR नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो भारत में नागरिक नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इसके तहत अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना या संभव हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर वैध नागरिक बनाए जाए। NRC की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 1971 ईस्वी के दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में खासकर असम तथा पश्चिम बंगाल में आ घुसे थे। असम एवं NRC के तहत ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना गया है जो 25 मार्च 1971 से 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक असम में रह रहे थे। जो लोग उसके बाद भी असम में रह रहे हैं या फिर जिसके पास 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रहने का प्रमाण नहीं है, उन्हें असम NRC से बाहर कर दिया गया है। NPR देश के सामान्य निवासियों का एक डाटाबेस है। सामान्य निवासियों से तात्पर्य ऐसे लोग से हैं जो विगत 6 माह या उससे अधिक समय से किसी स्थान एवं निवासी हैं या फिर 6 माह से अधिक समय तक उस स्थान पर रहने का इरादा रखते हैं। ऐसे लोगों के धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति एवं अन्य विभिन्न जनजातीय जानकारियां उनके स्वघोषणा के आधार पर एक संकलित की जानी है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 3 तलाक ए बिद्दत पर रोक। भारत में सामाजिक बदलाव की दिशा में जुलाई 2019 का महीना ऐतिहासिक रहा, जब मुस्लिमों
मुस्लिमों में प्रचलित एक साथ 3 तलाक ए बिद्दत की प्रथा पर प्रतिबंध के लिए लगाए गए विधेयक मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक द मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा 31 जुलाई 2019 को अनुमोदन के पश्चात इसने कानून का रूप ले लिया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान। विधि नियम के प्रावधान एक ही साथ 3 तलाक ए बिद्दत के मामलों में लागू। तलाक ए बिद्दत का मामला अब सिविल अपराध की श्रेणी से हटाकर आपराधिक मामलों की श्रेणी में आ गया। एक साथ 3 तलाक अब गैर कानूनी व संज्ञेय अपराध है। उपयुक्त मामलों में पुलिस अब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। यह संज्ञेय अपराध तभी होगा जब खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा संबंधी। पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है। पीड़ित महिला का पक्ष सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को ही जमानत देने का अधिकार है। तलाक ए बिद्दत एक साथ 3 तलाक मामलों में 3 वर्ष का कारावास। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया। राज्यों की भागीदारी योजना निर्माण में भी होनी चाहिए। इस बात को लक्ष्य कर इस गैर संवैधानिक संस्था का गठन हुआ। भारत का प्रधानमंत्री इस संस्था का अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के तमाम सदस्य इस संस्था के प्रधान सदस्य होते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य सरकार और योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना है। नोट के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। नीति आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की समाप्ति व इसके स्थान पर एक नई संस्था लाने की उद्घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के अस्तित्व में आने की घोषणा की गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। आमतौर पर इस संस्था को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, जिसे 15 अगस्त 2014 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जबकि इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, पूर्वकालिक सदस्य विवेक देबराय तथा बीके शाश्वत, प्रधान सदस्य राजनाथ सिंह गृह मंत्री, अरुण जेटली वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामले तथा सूचना प्रसारण मंत्री जो अरुण जेटली थे, पीयूष गोयल रेल मंत्री तथा राजा मोहन सिंह कृषि मंत्री। ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, ये सब पहले जब गठन हुआ था नीति आयोग का, उस समय का मेंबर थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, विशेष आमंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, थावरचंद गहलोत, अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्र के राज्यपाल, ये सब उपयुक्त लोग जो जिसका नाम लिखा हुआ है, ये सब जब इस नीति आयोग का गठन हुआ था उस समय के मेंबर थे, यानी प्रथम मेंबर यही लोग थे। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा तथा यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करेगा तथा केंद्र व राज्य सरकार के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी व रणनीति सलाह देगा। यह
आयोग पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में भी सरकार को परामर्श देगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।